दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भले ही साफ तौर पर नहीं कहा हो कि आने वाले दिन और भी बुरा होने वाला हो, लेकिन अपनी भाषा में जो आम लोगों के समझ में नहीं आती, मुद्रास्फीति, जीडीपी, ये कौन आम आदमी समझता है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जीडीपी का अनुमान कम हो रहा है, लेकिन इसका लब्बोलुआब यही है कि आने वाले दिनों में और भी बुरे दिन आने वाले हैं। महंगाई और बढ़ने वाली है, बेरोजगारी और बढ़ने वाली है, और इसकी वजह है मोदी सत्ता की अपनी नीति जो संभाले नहीं संभल रही है। क्या सचमुच मोदी सत्ता सरकार चलाना नहीं जानती या सरकार चलाना नहीं चाहती? वह सिर्फ चुनाव जीतना जानती है, चुनाव लड़ना जानती है, और कैसे जीता जाता है, किन मुद्दों को हवा दी जाएगी, किस तरीके से झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति ने इस देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया है, इसकी कल्पना शायद ही कोई आम आदमी कर सकता है, क्योंकि वह तो उसे ही सच मान लेता है जो मीडिया दिखलाता है, सरकार में बैठे लोग बोलते हैं। पर हकीकत इससे विपरीत है। महंगाई चरम पर है, आम आदमी का जीना मुहाल होता जा रहा है, और सत्ता अपनी नीति के तहत, आप यकीन नहीं करेंगे, हर साल 2 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट को छूट देती है। यानी पिछले 5 सालों में, 8 सालों में, मोदी सत्ता के 8 सालों का यदि हिसाब देखें तो 16 लाख करोड़ रुपए की छूट कारपोरेट को मिल चुकी है, और करीब 6 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड से उठा लिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स भी सरकार के पास लगातार जमा हो रहा है, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। अच्छे दिन का वादा जो किया गया था, वह किससे किया गया था और किसके लिए किया गया था, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन के लिए अच्छे दिन आए। इससे पहले इन बातों को समझ ले कि आने वाले दिन कितने और बुरे होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता अपने हिसाब से चलती है। सत्ता को लेकर भले विपक्ष कितनी भी बात करे, विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले, यानी 2014 के चुनाव से पहले कहा था कि हम काले धन को विदेशों से लाएंगे और हर के खाते में यूं ही 15-20 लाख रुपए चले जाएंगे, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसे नकारते हैं। अमित शाह जैसे गृह मंत्री इसे जुमला करार दे चुके हैं। यानी आप समझ लीजिए कि विदेशों से काला धन लाने की इस सरकार की मंशा भी नहीं है। बैंक फ्रॉड लगातार हो रहे हैं, एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब लोग विदेश नहीं भागते हैं। वो गया जमाना विजय माल्या और नीरव मोदी वाला, अब तो लोग यहीं रहते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो यह कहना है कि आप खूब घपले घोटाले अपराध करो, भाजपा की सदस्य ले लो, आपके सब पाप धुल जाएंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सत्ता अब सेलेक्टिव कार्रवाई करती है। वह उन्हीं लोगों को निशाना बनाती है जो उनके विरोध में होते हैं, या जो विरोध के स्वर, सत्ता विरोधी स्वर को हवा देते हैं। तब सवाल यह है कि अच्छे दिन किन के लिए आए? सत्ता के लिए है या सत्ता से जुड़े लोगों के लिए अच्छे दिन आए? क्योंकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय 200 से ऊपर अपने कार्यालय बन गए हैं।
आरएसएस के अनुवांशिक संगठनों ने भी बेतहाशा वैभव पाया है। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, भारतीय मजदूर संघ हो, सबके कार्यालय बड़े बड़े और भव्य बने हैं। नोटबंदी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया था आतंकवाद को लेकर, काले धन को लेकर, और बहुत सारे वादे थे। 2-3 तो एकदम प्रमुख है जो हर लोगों के जुबान पर है, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। और नोटबंदी की वजह से जो संकट खड़ा हुआ वह अब भी बढ़ता चला जा रहा है। तब अच्छे दिन किसके आए? क्या उनके जिन पार्टियों ने अपने हर जिले में 3 स्टार 5 स्टार के लेवल के कार्यालय खड़ा कर दिए, उन संगठनों के जो सांस्कृतिक, देश के सबसे सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, उन संगठनों के कार्यालय, भवन सब भव्य होते चले गए और आम आदमी के लिए एक मकान बनाना भी दुभर हो गया। शायद सत्ता के लिए, आम लोगों के लिए अच्छे दिन की कवायद कुछ अलग हटकर है। और आप यकीन नहीं करेंगे, शायद उन 85 करोड़ लोगों के भी अच्छे दिन आ गए हैं जो लाभार्थी कहलाते हैं, जो सरकार के रहम करम पर हैं, जिन्हें हर साल या हर माह मुफ्त में अनाज मिलता है। यह संख्या 85 करोड़ हो चुकी है, 80 करोड़ से ऊपर, और आने वाले दिनों में शायद और अधिक संख्या के साथ और अधिक लोगों के अच्छे दिन आएंगे। यह व्यंग नहीं है, यह इस देश की जमीनी हकीकत है, जो आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग में चला जा रहा है और निम्न मध्यम वर्ग गरीबी रेखा के पास या उससे नीचे चला जा रहा है। और उन्हें मुफ्त में सरकार अनाज दे रही है और वे उन्हें वोट देकर जिता रहे हैं, तो अच्छे दिन तो उनके हुए ना। और मध्यम वर्ग की अपनी परेशानी है, जिसे कभी कोई सत्ता इसलिए नहीं सुनती क्योंकि मध्यम वर्ग में एकजुटता ही नहीं। तब सवाल यह है कि आने वाले दिन में क्या भारत में स्थिति इतनी बदहाल हो जाएगी कि हम श्रीलंका या पाकिस्तान से अपने को तुलनात्मक रूप से खड़ा कर लेंगे? आप यकीन मानिए, भारत श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी आर्थिक स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को कारपोरेट में शिफ्ट किया जा रहा है और उस कारपोरेट को मनमाना छूट दिया जा रहा है, उससे चंदा लिया जा रहा है, आने वाले दिनों में यह आम लोगों के लिए कठिन होता चला जाएगा। हालांकि कुछ लोग बढ़ती महंगाई को लेकर आलोचना शुरू कर चुके हैं। कवियों और मीडिया में भी महंगाई को लेकर चिंता जाहिर होने लगी है और सत्ता के खेल का पर्दाफाश भी कहीं कहीं होने लगा है। लेकिन उन थोड़े से लोगों की आवाज क्या देश की आवाज बनेगी? भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भट्टा बैठा दिया पूरे देश का। भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भट्टा बिठा दिया पूरे देश का। सब्सिडी दे देकर असली कीमत छुपाते रहे, सब्सिडी दे देकर असली कीमत छुपाते रहे। हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराते रहे। हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराते रहे। तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कहकर रोते थे। तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कहकर रोते थे। रसोई गैस पर 5 रुपए बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर राजघाट पर खड़े होते थे। रसोई गैस पर 5 रुपए बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर राजघाट पर खड़े होते थे। तब रेट लिस्ट के सवाल से सत्ता घिर जाती थी।
तब रेट लिस्ट के सवाल से सत्ता गिर जाती थी, प्याज के दाम पर सरकारें गिर जाती थी, 70 रुपए लीटर का पेट्रोल दिखाकर सरकार पर धावा किया जाता था, 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का दावा किया जाता था। 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का दावा किया जाता था, लेकिन अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। अब ये देश 30 रुपए किलो की दाल पर नहीं पलेगा, अब इसे 100 रुपए किलो की दाल खिलाई जाएगी। क्या बात है। अब ये देश 30 रुपए किलो की दाल पर नहीं पलेगा, इसे 100 रुपए किलो की दाल खिलाई जाएगी। जनता का शोषण करने वाले कांग्रेसी अब अपना माथा पीटेंगे। हम 125 रुपए लीटर नहीं, अपने स्वाभिमान की वैल्यू बढ़ाते हुए 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे। अपने स्वाभिमान की वैल्यू बढ़ाते हुए 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे। पहली बार कोई आदमी इस देश को स्वाभिमान से चलना सिखा रहा है। क्या बहुत बढ़िया। पहली बार कोई आदमी इस देश को स्वाभिमान से चलना सिखा रहा है। जिन चीजों ने 2 डिजिट के रेट में 70 साल काट दिए थे, उन चीजों को 3 और 4 डिजिट के रेट दिखा रहा है। क्या बात है। बधाई के पात्र हैं। अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा। अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा। कांग्रेसी क्या समझते थे, सड़कों पर चलेंगे और टोल नहीं होगा। कांग्रेसी क्या समझते थे, सड़कों पर चलेंगे और टोल नहीं होगा। अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा। अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा। बिना किल्ली गाड़े मैच होगा, कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा। बिना किल्ली गाड़े मैच होगा, कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा। फील्डरों के हाथ बांधकर कैच देंगे, फील्डरों के हाथ बांधकर कैच देंगे, और जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे उन्हें प्राइवेट, अंतिम 2 बंद हैं, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। महंगाई पर कितना भी सटीक जवाब दे लें, रह ही जाती थी कोई कमी बेसी, लेकिन महंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते बेचारे कांग्रेस। महंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते हैं बेचारे कांग्रेसी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां दाम बढ़ाना जनता का शोषण जाना जाएगा। ये भाजपा की सरकार है बंधु। यहां जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतना ज्यादा जनहित माना। महंगाई को लेकर कई तरह की चर्चा है, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर कई तरह की चर्चा है। आप इस निराश होते दौर या बुरे दौर से गुजरते दौर से आप कुछ चुटकियां भी लीजिए, मजा भी लीजिए, क्योंकि जीवन निराशा में रहकर जीने का नहीं है, आशा में रहकर जीने का है, कुछ मजे लेने का है। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? और बहुत सी बातें हम जिसका हम विस्तार से फिर कभी आपको बताएंगे, लेकिन आज तो सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि अच्छे दिन उनके आए हैं जिनके हर जिले में कार्यालय बन रहे हैं, जिनके कार्यकर्ताओं को हर चुनाव में मनमाने पैसा दिया जाता है, और वो इस पैसा के सहारे न उन्हें महंगाई की चिंता है, न बेरोजगारी की चिंता है। तब क्या ये मान लें कि इस देश में राजनीति इसी तरह से चलेगी? झूठ, अफवाह और नफरत के इस खेल को अब भी यदि नहीं समझा गया तो आप तैयार रहिए। इस पीढ़ी के संकट के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के संकट के लिए भी आप अपने को तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।